महफिल के साथ मैं हूं फैज़ान आरिफ। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जब एक छोटी उम्र का बच्चा मौसीकी की ताल या रिदम पर बेसाख्ता झूमने और थिरकने लगता है तो मुझे फ़ौरन ख्याल ये आता है कि मौसीकी यकीनन रूह के तारों से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रखती है। इंसानों की नफ्सियात, रूह और फिज़िकल केमिस्ट्री पर मौसीकी बहुत पुरतासीर असर छोड़ती है। कोई इंसान किसी दरगाह पर कव्वाली सुनकर तन्हाई में गज़ल या गीत से लुत्फ़अंदोज़ होकर, या कोई नौजवान किसी ट्रेन या बस में बैठा कानों से हेडफोन लगाकर जब जदीद मौसीकी सुन रहा होता है तो मुझे ख्याल आता है कि मौसीकी अपना जादू ज़रूर जगाती है। खुशबू की तरह मौसीकी की ना कोई सरहद होती है, ना कोई मुल्क और मजहब। ये तो रूह पर असर करती है और सुनने वाले के ज़ौक़ में रंग भरती है। आज हम मौसीकी की बात कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी गुलकारा, बहुत ही अच्छी गायक महताब मल्होत्रा हमारे साथ हैं, हमारी मेहमान हैं। और उनके साथ आज मैंने ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर जावेद शेख साहब को, जो मौसीकी के बहुत रसिया हैं, मौसीकी की बारीकियों को जानते हैं और उर्दू मरकज़ लंदन के चेयरमैन हैं। मैं दोनों मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले महताब मल्होत्रा साहिबा, आप एक प्रोफेशनल बैरिस्टर हैं और मौसीकी में आपका बड़ा नाम है। आपके बहुत सारे आइटम जो है वो वायरल हुए हैं। असातिज़ा की गज़लें जो है हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच चुकी हैं। और आज आपको ज़हमत देने का मकसद भी यही है कि हम मौसीकी की बात करें और ये देखें कि इसका रूह के साथ क्या ताल्लुक़ है। आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आपको ये कब और किस उम्र में ख्याल आया कि मौसीकी सीखनी चाहिए, या ये आपकी रूह का हिस्सा थी? जी, मैं 4 साल की थी तो मेरे वालिद साहब बहुत म्यूज़िकली इन्वॉल्व थे। तो उनका ये, वो ख़ुद बैरिस्टर थे। अच्छा। पर उनका ये पैशन था मौसीकी, म्यूज़िक। तो हमारे घर में वो माहौल था, म्यूज़िक का माहौल था। तो उस टाइम उन्होंने, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, उस टाइम हमारे घर में उस्ताद आते थे पुरानी दिल्ली से। अच्छा। हमें सिखाने, और वो दूर दूर से साइकिलों पे आते थे और पूरा दिन वो हमारे घर में बैठे थे। और जो हमारे वालिद साहब थे उनके साथ बातें होती थी, गाना होता था। तो आप समझ सकते हैं माहौल था घर में। अच्छा। गाने का। तो उसी टाइम ये सब सिलसिला शुरू हुआ। और जो मेरे छोटे भाई हैं वो तबला नवाज़ हैं, तबला बजाते हैं ज़बरदस्त। जी, आफ्ताब तबला बजाते हैं। मेरी मदर ने भी तबला सीखा, वो सितार बजाती हैं। वैसे इंग्लिश की प्रोफेसर थी वहाँ दिल्ली में। तो उसी तरह ये म्यूज़िक हमारी रगों में समा गया, बेसिकली ये हुआ है। और उसको हमने फिर जारी रखा। और फिर जब हम यहाँ यूके आए तो यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंगली और बहुत खुशी की बात थी कि बहुत बड़ा यहाँ पे इदारा था, जो स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पे उर्दू की जो प्रमोशन थी और उर्दू का जो इस्तेमाल था और गज़लों की जो अप्रिसिएशन थी वो यहाँ पे हुई। जब मैं 16 साल की थी, जब यहाँ आई, तो ऐसे ये सिलसिला शुरू हुआ। कहते हैं कि जिनकी आवाज़ अच्छी होती है वो गाना पहले शुरू करते हैं और म्यूज़िक बाद में सीखते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि पहले सीखना शुरू करते हैं और फिर बाद में गाना शुरू करते हैं। तो इनमें से, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा मुनासिब है? देखिए, ये मेरे लिए मुश्किल है कहना, क्योंकि मैं तो जैसे मैंने आपको कहा, उस माहौल में बड़ी हुई। और मेरे वालिद साहब खुद ही इतना उनको शौक़ था, हम गाते रहे घर में। अच्छा। तो ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी वो भी साथ साथ चलती रही। अच्छा। तो एक तरीके से ये चीज़ें साथ साथ अगर चलें तो बेहतर है। तो यही आपका क्वेश्चन था ना, यही आपका सवाल था कि पहला किस ऑर्डर में आना चाहिए। जी। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। पर मेरे साथ तो यही हुआ कि वो साथ साथ वो फॉर्मल ट्रेनिंग भी, हमारे घर जैसे उस्ताद आते जाते रहते थे। फिर उस्ताद, मेरे 3 उस्ताद थे मेनली, फादर। अच्छा। के अलावा जो इकबाल खान साहब हैं, जो दिल्ली घराने के लास्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मेरे उस्ताद थे जब से मैं 11 साल की थी। उससे पहले एक थे रहमत अली खान साहब। अच्छा। वो भी दिल्ली घराने के थे, वो भी आते थे हमारे घर।
और फिर मैंने वो बेगम अख्तर के एक शागिर्दा हैं अंजलि बैनर्जी, उनसे भी थोड़ी देर के लिए सीखा। अच्छा। थोड़े अरसे के लिए। पर तो ये चलता रहा, और अभी भी मेरे एक उस्ताद जी हैं दिल्ली में, उनसे मैं सीखती रहती हूँ, स्काइप पे सीखती हूँ, और जब वहाँ जाती हूँ तो उनके साथ बैठ के रियाज होता है। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता एक्चुअली। बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में। जी। अब टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। एक ज़माना था कि रिकॉर्डिंग्स होती थी और रिहर्सल्स होती थी, कोई चीज़ जो है लोगों तक पहुंचना बड़ा दुश्वार होता था। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी आसान बना दी हैं ये सारी चीज़ें। इस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंद से कोई एक चीज़ आप तरन्नुम से हमें सुनाइए, फिर हम सवालात की तरफ चलेंगे। ओके। मैं आपको एक बहुत प्यारी सी गालिब की गज़ल है, जी जी। मैं सुनाना चाहूँगी। मेरे जो उस्ताद हैं जो दिल्ली में हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने इसकी कॉम्पोजिशन बनाई है। तो पेश है जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, वाह। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। क्या खूब, क्या खूब। बहुत निकले मेरे अरमान, वाह। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू वाह, वाह, वाह। होकर तेरे कूचे से हम निकले। तेरे सुभान अल्लाह। कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर। तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का। क्या कहने। वाह वाह। मोहब्बत में नहीं कुछ फर्क, जीने और मरने का। उसी को देख कर जीते हैं, जिस काफिर पे दम पे निकले। दम सुभान अल्लाह, सुभान निकले। अल्लाह। क्या खूब। बहुत निकले मेरे अरमान। वाह। कहाँ मैं खाने का दर
बस इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। सुभान अल्लाह, वाह सुभान वाह वाह वाह। बहुत निकले मेरे वाह वाह वाह, क्या सुभान कहने अल्लाह, मेहताब। सुभान शुक्रिया। अल्लाह। क्या ये खूब, खुश हो क्या गया, खूब। क्या अच्छा आपने। बगैर संगत के देखिए हाँ, जी। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं मेहताब से एक और सवाल करूं, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इनको, इनकी फैमिली को बहुत जानते हैं, क्या कहेंगे आप मेहताब मल्होत्रा की गायकी के बारे में और इनकी फैमिली की म्यूज़िक से जो पैशन है उसके बारे में। मैं शाकिर मल्होत्रा साहब से अरसा दराज पहले मिला था अच्छा और मेरा जी खुश हो गया ऐसे शख्स को देख के। अच्छा हाँ जहानी इस कदर खूबियों के मालिक थे, उर्दू लिखना भी जानते थे, उर्दू अच्छा। पढ़ना भी जानते थे। और ये जो मेहताब के सामने किताब खुली रखी है, इसको मैं पढ़ नहीं सकता। वो उर्दू भी पढ़ते थे, हिंदी भी अच्छा। पढ़ते थे, अंग्रेज़ी भी पढ़ते थे। भाई बैरिस्टर तो वो खैर थे ही, लेकिन उसके अलावा इतने नफीस आदमी थे अच्छा कि मेरा अब भी मैं उनका सोचता हूँ तो मेरा जी भर आता है कि उन्होंने बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक सिखाया नहीं, या नहीं। बच्चों माइल थे बच्चे इस तरफ। नहीं, उन्होंने माहौल ऐसा पैदा किया, हाँ जैसे अभी मेहताब ने जैसे कहा जी भी जी किया, हाँ। माहौल ऐसा पैदा किया कि बच्चे खुद ब खुद रागिब हो गए उस तरफ, अच्छा जिस तरफ आफ्ताब इनके भाई माशाल्लाह क्या अच्छा तबला बजाते हैं और वो इनकी संगत किया करते थे। अच्छा और शायद मेहताब को भी मालूम नहीं कि इकबाल खान साहब से मैं दिल्ली में मिल चुका हूँ। अच्छा जी, खलील साहब के घर पे उनको बुलाया गया था ख़ास मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए। अच्छा। और उनके साथ मैंने एक शाम गुजारी, खाना खाया और मेरा जी खुश हुआ कि क्या अच्छा उस्ताद उन्होंने, शाकिर मल्होत्रा साहब ने इनके लिए, मेहताब के लिए मुंतखब किया। बिल्कुल ठीक। मेहताब जी ये बताइए कि आमतौर पे जब कोई नया इंसान जो म्यूज़िकल फैमिली से न ताल्लुक़ रखता हो, जैसे बड़े बड़े असातिज़ा हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, कोई पटियाला घराने से है, कोई शाम चौरासी घराने से है, तो वो बाहर अपने ख़ानदान के अलावा बाहर के लोगों को कहते हैं म्यूज़िक का इल्म देने में थोड़े से बखील होते हैं। जी। आपको कोई जिन असातिज़ा से आपने सीखा, उन्होंने आपको सिखाने में कहीं कोई थोड़ी सी कंजूसी की? मेरा ये तजुर्बा नहीं अच्छा। है, क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं ये उस्ताद इकबाल खान साहब जो दिल्ली घराने के हैं, इन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह सिखाया है। उनके ख़ुद बच्चे हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं शायद, और वो मुझे जानते थे जब से मैं शायद 9-10 साल की थी। अच्छा। और अभी रिसेंटली वो यहाँ थे, मैं उन्हें मिली। तो उन्होंने कुछ भी जो आप कह रहे हैं ना कि किसी तरह रिज़र्व अपना रखा और बिल्कुल जेनरसली उन्होंने नहीं सिखाया, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस बात में कि उन्होंने, मुझे ऐसा कभी तजुर्बा नहीं हुआ। आपके पसंदीदा गाने वाले कौन हैं? आप तन्हा होती हैं या खुशगवार मूड में होती हैं, तो किन लोगों को सुनती हैं आप? ये एक्चुअली मूड पर डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर मैं जो गज़ल सिंगर्स हैं, जो पुराने गज़ल सिंगर्स हैं, जो बेगम अख्तर हैं, इकबाल बानो हैं, फरीदा खानम हैं, आबिदा परवीन जो आजकल की जनरेशन की हैं, उनको सुनना पसंद करती हूँ। और ग़ुलाम अली साहब, और काफ़ी जो इंडिया में पंडित जसराज हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, किशोरी मोनकर जी जो थीं, तो इस तरीके का जो रियल जो हैवी वेट म्यूज़िक है उसको मैं एंजॉय करती हूँ सुनना। बिल्कुल ठीक। मेहताब मल्होत्रा से गुफ्तगू जारी रहेगी, इनसे बहुत सारी बातें करनी हैं और इनसे ये भी पूछना है कि ये जो मौसीकी है, ख़ास तौर पे जो हमारी एशियाई मौसीकी है, इसका रूह पर क्या असर होता है। लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। प्रोग्राम महफिल में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारी मेहमान हैं बैरिस्टर मेहताब मल्होत्रा। क्या अच्छी गायक हैं। अभी आपने वक्फे से पहले इनकी क्या शानदार गज़ल, गालिब की जो गज़ल इन्होंने सुनाई, आपसे मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा, ये जो गायकी है या म्यूज़िक है या मौसीकी है, इसका रूह से क्या ताल्लुक़ है?
इसका रूह से बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये एक्चुअली रूह की ये सस्टेनेंस है। तो रूह का और मौसीकी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। बिल्कुल ठीक। और स्पेशली जो हमारा ये हमारा जो ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है, जो इंडियन पाकिस्तानी जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, इसके जैसे आपको तो पता होगा कि राग जो होते हैं वो कभी सुबह का राग होता है, शाम का राग होता है, रात का राग होता है। तो ये जो सारी जो इनकी जो नोटेशंस हैं, जो सेटिंग है इसकी, वो मूड के साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। बाद लोग समझते हैं शायद म्यूजिक से थेरेपी या इलाज भी किया जा सकता है, ये भी बात दुरुस्त है क्या? ये दुरुस्त ज़रूर होगी, क्योंकि अब तो आप देखें जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, और अब NHS पे भी म्यूज़िक थेरेपी बहुत डॉक्टर शेख को तो पता होगा। जी, मैं जानता भी हूँ, मैंने इसका इलाज देखा भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि और इसमें एशियाई लोगों का इलाज भी रागों से हम लोगों ने किया हुआ है, प्रायरी हॉस्पिटल वगैरह में। अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी। अच्छा। और ये तो मुस्तनद बात है कि भाई आप रागों से डिप्रेशन का इलाज, एंजाइटी का इलाज अच्छा। तो आप बहरहाल कर ही सकते हैं। ये तजर्बा डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा किया गया कि एक बच्चा है 3 बरस का, 4 बरस का, वो बैठा हुआ है, उसके सामने कोई रिदम, कोई म्यूजिक चलाया गया तो एकदम से बेसाख्ता जो है, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा, वो उसका जिस्म जो है उसकी ताल के साथ, वो बच्चे ने जो है वो रक्स शुरू कर दिया, या उसके जिस्म के आज़ाद जो है उसके रिदम के साथ। तो ये चीज़ देख के अंदाजा होता है कि रूह और मौसीकी जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। 100% आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। महताब में एक खूबी है, वो मैं उसका बरमला इजहार करना चाहूँगा कि ये गज़ल समझ के गाती है। हाँ। यानी आप गज़ल किसी को भी दे दें, कोई भी शख्स उसको गा लेगा, राग भी ठीक होंगे, लय सुर हर चीज़ दुरुस्त होगी, लेकिन वो शेर के मानी नहीं समझ पाएगा। ठीक। इनमें ये खूबी है कि ये शेर के मानी समझती हैं और उसकी अदायगी में इनको सहूलत होती है उसकी। वाह वाह। महताब जी, ये बताइए कि ये जो एशियाई मौसीकी है और जो मगरबी मौसीकी है, इसमें ज़ाहिर है बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है असातिज़ा सिखाते हैं, जबकि यहाँ मैंने देखा है जब कोई म्यूज़िक सीखता है, गाना सीख रहा हो या इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा हो, तो वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। उसके सामने किताब है, वो किताब देख के ही बजा रहे हैं, किताब देख के ही गा रहे हैं। तो ये क्या म्यूज़िक जो है या मौसीकी जो है वो लिखने से सीखी जा सकती है, या इसको तहरीर करना मुमकिन है? देखिए, ये थोड़े अलग सिस्टम्स हैं। यहाँ पे जो है, जैसे बच्चों को स्कूल में ग्रेड्स सिखाते हैं कि आप इस ग्रेड में जाएं, फिर आप 8 ग्रेड में जाएं, जो मैक्सिमम 8 ग्रेड तक आप पियानो पे सीख सकते हैं या जो भी है। तो पर जो जैसे मैं इंडिया में जब मैंने ये क्लासिकल गाना सीखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो भी उस्ताद आते थे मुझे सिखाने, उनमें से आधे वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। अच्छा। तो उनकी म्यूज़िकल नॉलेज ज़बरदस्त थी, क्योंकि वो म्यूज़िकल घरानों में पैदा हुए। अच्छा। तो उन्हें यही नॉलेज पास की गई, लेकिन उन्हें ये फॉर्मल एजुकेशन स्कूल वगैरह नहीं गए वो। तो जैसे आफ्ताब हैं जो मेरे भाई हैं, और मेरी मदर ने जब तबला सीखा, जो हमारे एक उस्ताद थे फ़तेह मोहम्मद, वो आते थे घर। अच्छा। वो उनसे कहा हम थोड़े इंट्रीग थे कि ये आफ्ताब को लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं जो है वो कायदा। तो वो कहते थे नहीं बेटा, तुम बस सुन के याद कर लो। तो हमने कहा लिख के इनको एक दफ़ा दे दें, तब हम रिपीट कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बाद में उन्होंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने बताया हमें कि देखें, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, बढ़िया बात बता रही हैं आप। जी। तो हो सकता है इसका ताल्लुक फॉर्मल एजुकेशन से है और लिटरेसी से है। तो और उन घरानों में शायद लोगों की उस वक्त, अब तो टाइम बदल गया है, पर वो फॉर्मली स्कूल नहीं जाते थे, तभी उस चीज़ को याद करना ज़्यादा आसान था। और यहाँ पे एम्फेसिस थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप अगर आप इम्प्रोवाइज़ करें तो वो उसको शायद शुरू में डिस्करेज करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसको जैसा है उसको सीखें पहले। ठीक। जो है, जो म्यूज़िक नोटेशन है वगैरह, अगर आप ज़्यादा ही उसको इम्प्रोवाइज़ करें, वो शायद उसको इतना इनकरेज नहीं करते। तो सिस्टम्स अलग हैं।
बस यही फ़र्क है। पर उस फ़ायदा मुझे लगता है जो हमारी जो इंडियन पाकिस्तानी जो मौसीकी है उसका फ़ायदा ये है कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं। अच्छा। आप किसी बंदिश में नहीं हैं, आप कुछ भी कर सकते। जैसे ये हमारे जो उस्ताद राग गाते हैं वो लिख के थोड़ी गाते हैं कि अच्छा अब ये मैं ऐसा करूँगा। लिमिटेड नहीं है उनका कोई, बिल्कुल अनलिमिटेड है, हाँ। फ्री है, और जो आप पूरी तरह से क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल ठीक। मौसीकी जो है ये एक समुंदर है, और इस समुंदर के अंदर जो है वो मतलब ये कि इंतहाएं इतनी हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस इंतहा तक पहुंच गया हूँ। तो जब आप म्यूज़िक की हम बात करते हैं तो म्यूज़िक में एक क्लासिकल म्यूज़िक है, एक वो म्यूज़िक है जो हम फिल्म के अंदर सुनते हैं। तो इसमें क्या फ़र्क है? यानी ये जो फिल्मी गीत गाए जा रहे होते हैं ये भी तो म्यूज़िक के दायरे में ही आते हैं। जी, ये तो अपनी टेस्ट हाँ। पे डिपेंड करता है। अच्छा। पर वो देखें, बेसिक जो म्यूज़िक जो भी गाने, चाहे वो फिल्मी गाने हों चाहे हमारे जो राग हैं, वो रागों से ही निकलते हैं। हाँ। बस ये है उसकी जो ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी पॉपुलर होती है, उस पर थोड़ा चलता फुलता है ताकि और लोग इसको जो समझते भी नहीं है डायरेक्टली, या इतने म्यूज़िक में इतने नॉलेजेबल भी नहीं हैं, पर उसको एंजॉय कर सकें। म्यूज़िक का मकसद है कि सब उसका मज़ा ले सकें। बिल्कुल ठीक। मुझे याद है कि मैं एक बार डेनमार्क गया, वहाँ हॉलैंड, वहाँ उस्ताद हामिद अली खान साहब आए हुए थे और उनके सुनने वालों में बहुत सारे डच लोग भी थे जी। गोरे, जिनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि म्यूज़िक क्या है। जब उन्होंने धमाल गाना शुरू की शफी शहबाज कलंदर वाली, तो मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तानी और इंडियन तो बैठ के सुन रहे थे, जो डच लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने धमाल डालना शुरू कर दी। ऐसा अजीब व गरीब असर हुआ उन पे। ये जाहिर है म्यूज़िक, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसका रूह से यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक और सिरा जुड़ा हुआ है। अब इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और सुनाने की फरमाइश करूं, छोटी सी बातों में बता दीजिए, ये क्लासिकल म्यूज़िक ख़ासतौर पे गज़ल की गायकी जो है ना, ये तो कुल वक्ती काम है जी। सीखना शुरू करें तो फिर आप इसमें कोई हद नहीं है, और आपको बहुत ध्यान से, बहुत यकसुई से, बहुत तवज्जो से सीखना पड़ता है। असातिज़ा, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे असातिज़ा ने आपको सिखाया, तो ये प्रोफेशनल लाइफ, आप बहुत कामयाब बैरिस्टर हैं, तो ये कैसे आपने इसको बैलेंस किया, तवाज़ुन कैसे कायम किया इसमें? जी देखिए, म्यूज़िक तो पहले से ही था और वो मेरे साथ ही रहा है। और जो मैं वकील तो बाद में बनी हूँ, पर गाना तो मेरे अंदर शुरू से ही था। तो ये इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और ये साथ साथ चलता है। और ये मुझे एक तरीके से ये, क्योंकि रूहानी ये जो रिलीफ मुझे मिलती है म्यूज़िक से, वो मैं और किसी चीज़ से वो मुमकिन नहीं है। तो ये एक्चुअली मेरे प्रोफेशन को काफ़ी हेल्प करता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या थोड़े स्ट्रेस में चली जाती हूँ, तो फिर रोज़ मैं बैठ के अपने शाम को अपना म्यूज़िक लगाती हूँ, फिर उससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। यानी जब आप कोर्ट से वापस आती हैं तो म्यूज़िक ज़रूर सुनती हैं? जिस दिन कोर्ट नहीं जाती, अदालत नहीं जाती, जब, तो फिर आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो उस दिन, जिस दिन मैं कोर्ट नहीं जाती हूँ, उस दिन मैं किसी कोई दूसरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। अच्छा। तो उस दिन मूड कुछ अलग हो जाता है। तो ये मूड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। आप हमें क्या सुना रही हैं इस दूसरे सेगमेंट में? तो अब मैं आपको अहमद फराज साहब की एक गज़ल सुनाना चाहूँगी। ये मेरे वालिद साहब की कॉम्पोजिशन है। अच्छा। और ये एक्चुअली अहमद फराज साहब, एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो हमारे ड्राइंग रूम में कोई बैठे थे। अच्छा। मेरे वालिद साहब उनके साथ चाय पी रहे थे। जी। तो उन्होंने कहा आओ और यहाँ बैठो, और तुम्हें पता है ये कौन है? ये अहमद फराज साहब हैं। ये मुझे कहीं मिले थे और आज ये यहीं रहेंगे, और तुम इनके लिए अच्छी सी गज़ल सुना दो। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने ये ट्यून की, कंपोज की। तो मैं सुनाना चाहूँगी। जी ज़रूर। इनकी गज़ल शुरू करने से पहले आपने जिक्र किया मौसीकी के एक समंदर होने का। हाँ। लेकिन उस समंदर में वही सरवाइव करता है जो कोहना मश्क पैराक हो। बिल्कुल सही कहा। और ये कोहना मश्क पैराक इसलिए हैं कि इन्होंने बचपन ही से
बिल्कुल ठीक। वो से शुरू की, मौसीकी शुरू की। अब आप देखिए कि ना सिर्फ ये कामयाब बैरिस्टर हैं, गायक भी हैं, और उसके साथ साथ जवां साल बच्चों की वालिदा भी हैं। वाह जी, तो ये तीनों जिम्मेदारियां आप कैसे, बड़ी बात है, इतना बहुत तवाज़ुन बड़ी रखना, बात, इतना बहुत तवाज़ुन रखना बड़ी बड़ी बात। बात है। जी मेहताब जी, अहमद फराज की गज़ल। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वाह, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते वाह जाते। वाह वाह आते जाते, वाह, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। क्या खूब। वाह, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, वाह 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 वाह, क्या खूब। वाह, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते वाह, जाते। जलाते जाते, क्या कहने। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। कितना आसान था, कितना आसान था, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। जाना, वाह 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 वाह, क्या खूब। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान को जाते जाते। जाते बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जाते, क्या खूब। वाह, फिर भी एक उम्र लगी जान को जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि कि था। नहीं, क्या कहने। वाह 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 वाह, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि नहीं, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते निभाते जाते। वाह वाह जाते, क्या खूब। वाह वाह वाह, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, क्या कहने। वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, क्या कहने। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। क्या खूब। क्या खूब। क्या कहने, क्या अच्छी गज़ल सुनाई मेहताब मल्होत्रा ने। प्रोग्राम शुक्रिया। महफिल में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद फिर से हाजिर खिदमत होते हैं।
प्रोग्राम महफिल में फिर से हाजिर खिदमत हैं। आज हमारी मेहमान हैं मेहताब मल्होत्रा, जो बैरिस्टर हैं और बहुत अच्छी गायक हैं। आपने इनकी आवाज़ का जादू अभी आपने मुलाजा किया होगा। और हमारे साथ एक और मोतबर शख्सियत जो म्यूज़िक को बहुत जानती हैं, लिटरेचर के हवाले से उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जनाब डॉक्टर जावेद शेख साहब। और हम दोनों मिल के मेहताब मल्होत्रा से सवालात भी कर रहे हैं। मेहताब जी, आप ये टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, अभी बहुत सारे इंडियन चैनल्स हैं जिस पे म्यूज़िक के बहुत सारे, मौसीकी के बहुत सारे मुकाबले होते हैं। कहीं बच्चों को बुलाया जाता है और उनसे सुना जाता है। और एक ज़माना था कि सारे गामा प्रोग्राम था जिससे बहुत सारे बड़े बड़े गुलकार सामने आए। और अब वो एक और प्रोग्राम है जिसमें इंडियन आइडल भी है। और इसी छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कपड़े बदलने का सलीका नहीं है, लेकिन जब वो गाते हैं और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े उस्ताद म्यूजिक के, वो उठ के जो है उनको ऐसे हाथ जोड़ के वो करते हैं। तो ये मैं तो जब देखता हूँ, मुझे तो म्यूजिक का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं हैरान बहुत होता हूँ जब आप ये म्यूजिक के प्रोग्राम देखती हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना पुख्ता गा रहे हैं, इतना उम्दा गा रहे हैं। और अब तो उसमें पैसा भी इतना इन्वॉल्व हो गया, जो जीतने वाला उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के, क्योंकि जब मैं इंडिया में बड़ी हो रही थी और उस टाइम शायद 90s में ये एक सारेगामा प्रोग्राम था जो ये सोनू निगम जो थे, ये वहीं से इन्होंने शुरू किया, इसको एंकर करते और थे। श्रेया घोषाल भी शायद उसी प्रोग्राम से आगे आई थी। वो बाद में आई थी, पर शुरू में जब हुआ, और वो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम सैटरडेज को आता था। भी उस्ताद यानी जज के तौर पे आते थे। जी जी जी। तो वो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एक तो लोग म्यूज़िक में कितने उनको म्यूज़िक का इतना शौक है, और इंडिया में कहाँ से लोगों को ले आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। पूरे इंडिया में जो है ऑडिशन होते हैं, हजारों लोग उन ऑडिशन में आते हैं, फिर उसमें से मुंतखब होके लोग। जी बिल्कुल। और 4-5 साल का बच्चा ऐसा गा रहा है कि आप वो सुन के ही लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे जो हमारा म्यूज़िक है वो अब मुझे बहुत इस बात में होप है, उम्मीद है कि अब म्यूज़िक जो है हमारा ये अच्छे से तेजी से फैल रहा है। ये फैल भी नहीं रहा है, इसको अच्छे से प्यार से ये बरकरार रहेगा, जो रिकग्नाइज किया जा रहा है। और उसकी और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको मिलते हैं। जाहिर है जब भी कोई चीज़ कमर्शियल हो जाती है तो वो चीज़ जो है ना, उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है और उसको फिर सपोर्ट भी ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम मेहताब से कुछ और सुने, बरतानिया में आप समझते हैं कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है या हमारा जो एशियाई म्यूज़िक है, इसके सिखाने के मुनासिब इंतज़ामात हैं और हमारी नई नस्ल के लिए खातिर ख्वाह मौक़े मौजूद हैं यहाँ, या नई नस्ल इस तरह मुतवज्जे नहीं हो रही? नई नस्ल को मुतवज्जे करना हम लोगों का काम है। ठीक। आपसे मैं अर्ज़ करूं कि बड़े से बड़े गायक जो बर्रे सगीर से आते हैं यहाँ पे, और वो कुछ अर्सा रहते भी हैं, तो वो भी इन लोगों को उस तरफ माइल करने में बहुत संजीदगी से अपना काम सरअंजाम देते हैं। मैं उस बारे में मेहताब की तायीद करूँगा कि वाकई हमारी मौसीकी कोई ऐसी वो नहीं है कि जो कि खुदा न खास्ता को मर जाए या कोई 20 बरस बाद इसका कोई नाम लेवा ना रहे। यानी आप देखिए कि मेरे जैसे लोगों ने, हम लोगों ने साज़ो आवाज़ के नाम से एक इदारा कायम किया था, जिसमें अदील सिद्दीकी साहब मेरे साथ थे। और उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे नामवर गायकों को, जो कि यहीं से बड़े पले, उनको हम लेके आए थे। और उसके बाद अब चूँकि हमारी तरजीहात बदल गई हैं, तो इसलिए अब म्यूज़िक रूम है, जैसे रहमत सीमाब हैं और पतीदार हाउस है वेम्बले में, इन लोगों के साथ मिलके और मौसीकी को बढ़ावा देने में ख़ास तौर पे मैं जय बसवादेवा का नाम लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि वो उन्होंने भी मौसीकी की तरवीज में अपना पूरा हिस्सा डाला और पूरा काम उन्होंने सरअंजाम दिया। ये अलग बात है कि उनकी अपने मफादात हैं कारोबारी लिहाज से, लेकिन उससे कोई अहमियत कम तो नहीं होती उस
बढ़ावे की जो कि उन्होंने मौसीकी के लिए किया है। बिल्कुल ठीक। इससे पहले कि हम मेहताब जी से कुछ और सुने, ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहले होते हैं, जब बचपन से लड़कपन, फिर ये म्यूज़िक सीखना, फिर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आना, फिर शादी और बच्चे। शादी ने और बच्चों ने मुतासिर किया आपके इस फ़न के साथ लगाव को या सीखने के अमल को? शादी और बच्चों ने तो इसको और भी बढ़ाया है। आपने ये सोच के शादी की कि भाई ऐसे शख्स को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए जिसको इस शोबे में दिलचस्पी हो, या इसके अलावा? उन्हें दिलचस्पी है। सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगी कि वो इस म्यूज़िक के जो मेरी मौसीकी है, जो गज़ल सिंगिंग है, उसके जो इमोशन में वो उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। अच्छा। और एक ये जो गज़लें हैं, ये जो इनका जो मीनिंग है वगैरह, जब मैं बचपन में जब गाती थी तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि अब तो तुम अच्छा गा रही हो, लेकिन जब तुम्हें इश्क हो जाएगा तो उससे भी अच्छा गाओगी। तो ये चीज़ें, ये जो भी ज़िंदगी में जो भी, क्या अच्छी बात बताई आपने, बड़ा अच्छा। तो जो भी लोग जो भी चीज़ें हुई हैं, बच्चे, जो शौहर हैं मेरे, उससे ये इम्प्रूव ही हुआ है। इससे इश्क ना हो तो कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती, चाहे आपकी गायकी हो, चाहे आपकी शादी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप हमें क्या सुना रही हैं अब? मैं आपको एक दाग साहब की गज़ल सुनाना जी, चाहूँगी। इनायत। एक ही रंग है सबसे ये तमाशा कैसा, क्या कहने, वाह। एक ही रंग है सबसे ये तमाशा कैसा, कोई कैसा है कोई चाहने वाला कैसा, एक ही रंग है। वाह। खूबियाँ लाख किसी में हो तो जाहिर ना करे, वाह वाह। खूबियाँ लाख किसी में हो तो जाहिर ना करे, लोग करते हैं बुरी बात का चर्चा कैसा, चर्चा क्या कहने, क्या उनका शेर, वाह 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 वाह। लोग करते हैं बुरी बात का चर्चा क्या खूब। कैसा, कोई कैसा है कोई चाहने वाला कैसा, एक ही रंग है। नामबर तूने भी देखा है उसे सच कहना, नामबर तूने भी देखा है उसे सच कहना, जात कैसी है फबन कैसी है, वाह, नक्शा कैसा, कैसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब। जात कैसी है फबन कैसी है, नक्शा कैसा, कैसा, कोई कैसा है कोई चाहने वाला कैसा, एक ही रंग। वाह वाह। गैर का जिक्र वफा और हमारे आगे
गैर का जिक्र वफा और हमारे आगे दाग किस बात से जलता है कलेजा कैसा कैसा दाग किस बात से जलता है कलेजा कैसा कोई कैसा है कोई चाहने वाला कैसा वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूब। एक ही रंग है सबसे ये तमाशा कैसा। क्या बहुत कहने खूब, में था बहुत खूब, बहुत एक तो आपकी गायकी बहुत उम्दा है, दूसरा आपने जो शायरी का इंतखाब किया है हाँ। ये भी कमाल है। शायरी और म्यूजिक का क्या ताल्लुक है आपके ख्याल से? अच्छी शायरी खासतौर पर गजल की गायकी में जी। क्या अहमियत रखती है? बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़रूरी बात है। और ये मेरे वालिद साहब की देन है एक्चुअली। उन्होंने हमें उन्होंने कहा कि अगर कुछ गाना है तो अच्छी शायरी गाओ, ठीक, नहीं तो मत गाओ। पसंदीदा शायर कौन कौन है आप? फैज़ अहमद फैज़, अच्छा, उनका वैसे आज मैं कलाम नहीं गा पाई। जिगर साहब, अच्छा। गालिब, ज़ौक़, मीर का बहुत सी गज़लें हैं मेरे पास उनकी। और ये कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी धुनें ये खुद बनाती है वाह जी वाह, कमाल। और ये खुदा दाद बात है, ये खुद बनाती हैं धुनें। और इनके वालिद भी धुनें बनाया करते थे और कैसी कैसी अच्छी धुनें उन्होंने बनाई। और जिस पे मेहताब ने गाया, ये बहुत पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ठीक। ये जो धुन है ये भी एक क्रिएशन होती है आपको, यानी आप हर वक्त आपके जहन पे एक मिसरा एक गज़ल है और आप सोच रहे हैं, जब धुन बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ पेश नज़र होती है आपके? एक्चुअली जब वो धुन खुद ही आ जाती है। अच्छा, वो बैठनी चाहिए, लफ्ज़ों का जो वज़न है और जो उसका मतलब है गज़ल का, उसके साथ वो अच्छी खुशी से बैठनी चाहिए। ठीक ठीक, वो अपने आप ही बन जाती है धुन। बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा ये बताइए, वक्त सिमट रहा है, प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बरतानिया में बड़े बड़े म्यूज़िकल शो होते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से कोई भी अच्छा गाने वाला हो, चाहे वो क्लासिकल है चाहे वो फिल्मी गायक है, जब वो आता है तो इतना जब में गफ़ीर उन्हें देखने जाता है। और उसमें नौजवान भी होते हैं, उसमें बुज़ुर्ग भी होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं। इन म्यूज़िकल शोज़ से भी आपके ख्याल से बढ़ावा मिलता है, लोगों की दिलचस्पी कायम रहती है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ बरतानिया या अमेरिका या कनाडा में जब ये शो होते जी हैं? जी, बहुत। यहाँ पे अगर देखें, कई लोग इंडिया पाकिस्तान नहीं जा पाते हैं जी, तो उनका कनेक्शन जो लाइव म्यूज़िक है उसी से रहता है, या जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया है और रिकॉर्डिंग्स वगैरह, लेकिन जो लाइव सिंगिंग है वो लाइव सिंगिंग है। बिल्कुल ठीक। बस मेरा ये मैं इमिग्रेशन की स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा सिर्फ होम सेक्रेटरी से ये दरख्वास्त है कि वीज़ा दे दें लोगों को ताकि वो आते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो लिंक रहे और हमारे जो बच्चे हैं, जो दूसरी नेक्स्ट जनरेशन है, वो इसको सुने समझे, तभी उसका मज़ा आता है। हमारी बड़े बड़े तहजीब नाम हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं यहाँ, लेकिन वो आ नहीं पाते, ज़ाहिर है किसी मजबूरी की वजह से, जिसमें ज़ाहिर है इमिग्रेशन की मजबूरियाँ भी होती जी होंगी। जी, कई दफ़ा वीज़ा नहीं मिलते उनको। हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन इस बात के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। और ये जो काम कर रही है इमिग्रेशन का, ये तो खैर बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन ये ज़रूरी भी है हम लोगों के लिए, बिल्कुल ठीक। हमारे आर्ट्स, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। वक्त सिमट रहा है, आपसे आखिर में पूछना चाहूँगा, जो बच्चे जो नौजवान बरतानिया में रहते हैं, उन्हें मौक़े मैसर नहीं हैं, सीखने के लिए उस्ताद मैसर नहीं हैं या माहौल मैसर नहीं है, उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगी, कोई मशवरा, कोई रहनुमाई उनकी करना चाहेंगी? जी, मैं बस ये कहूँगी कि आप अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छे अच्छे गायकों को सुने, क्योंकि अब तो
टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ एक्सेसिबल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ठीक। आप नहीं सुन सकते हैं। उसको सुने, उसको अगर आपको समझ भी ना आए उसको सुनते रहें, बिल्कुल क्योंकि ठीक। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारे रूट्स हैं। और आज नहीं तो कल आप इसको कभी भी इसमें और भी डीपर जा सकते हैं, आप इसको कहीं पे भी सीख सकते हैं, स्काइप के थ्रू सीख सकते हैं। जो ठीक। उस्ताद बहुत से इंडिया पाकिस्तान में जी, जी। बहुत खुश हैं कि स्काइप लेसन्स आपको दें, और यहाँ पे भी हैं टीचर्स, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो है, बिल्कुल और उसको आप बरकरार रखें, क्योंकि आप रूट से ही इंसान फिर आगे चल सकता है। बिल्कुल ठीक। ज़बान हो, मौसीकी हो, उसका तहजीब से, उसका तमद्दुन से और सकाफ़त से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेहताब मल्होत्रा जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद शेख साहब आपको बहुत शुक्रिया। क्या अच्छी गुफ्तगू हुई, और आपने जी। क्या अपनी गायकी का क्या उम्दा मुजाहरा किया। अच्छी चीज़ें उस सुनाई। गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। इसके साथ ही प्रोग्राम महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फैज़ान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।